स्वस्थ जीवन जीने के नियम पार्ट 2। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, न्यूरोथेरेपी। वेद वन, फिजियोलॉजी के चुने हुए अंश। उस पुस्तक से उद्धृत स्वस्थ जीवन जीने के नियम। औरतों के लिए क्या नियम हो सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक हैं। तो गुरुजी लिखते हैं, औरतों तथा लड़कियों को पाँव के ऊपर पाँव रखकर या चढ़ाकर बैठना या सोना नहीं चाहिए। कारण पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाकर बैठने या सोने से नाभि के नीचे के अंगों की मांसपेशियों पर एक तरफा खिंचाव आता है, जिसका प्रभाव रक्त संचार पर भी पड़ेगा। इन अंगों में मुख्य है यूट्रस और ओवरीज। इनमें रक्त संचार के बिगड़ने से वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी जाना, मासिक धर्म आगे पीछे होना या यूट्रस प्रोलैप्स इत्यादि हो सकते हैं। सो सभी को सीधी टांगों को करके सोना चाहिए। ऐसा बैठने की आदत डालने या पढ़ने तक का गुरुजी का सुझाव है कि नियमित समय में पैरों को बारी बारी से बदलते रहें, ताकि दोनों तरफ की मांसपेशियों पर समान खिंचाव आए। किसी एक पैर को, जैसे आप लेफ़्ट पैर के ऊपर राइट पैर को रखकर बैठते हैं, तो इससे राइट साइड ज़्यादा खिंचाव आएगा और एक तरफ कमर होगा। तो अगर आप लेफ़्ट पैर के ऊपर राइट पैर रखकर बैठे हैं, तो जितनी देर आप इस पोजीशन में बैठते हैं, तो ठीक उतनी ही देर आप अपोजिट डायरेक्शन में लेफ़्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखकर बैठें, जिससे जो है कमर पर बराबर खिंचाव आएगा दोनों तरफ, तो कमर दर्द नहीं होगा। कोशिश करनी चाहिए कि सीधी और सामान्य अवस्था में ही बैठें, वह ज़्यादा स्वास्थ्यकर और लाभदायक है। दूसरा है, मेंसेस के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उससे शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो, इसीलिए स्त्रियों को कम से कम 1.25 लीटर गुनगुना दूध पीना चाहिए। लेकिन दूध अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ब्लीडिंग और बढ़ सकती है। रात को एक खारक यानी सूखा खजूर 1 कप दूध में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। सुबह उस दूध को खारक के साथ ही उबालकर उस खारक को खाकर दूध भी पी लें, तो इससे जो है ब्लीडिंग मेंसेस के दौरान कम होती है। यानी कि जितनी ज़रूरी है उतनी होगी, हैवी फ्लो नहीं आएगा। तीसरा है, रात का भोजन ऐसे समय तक कर लेना चाहिए कि खाना खाने और सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, ताकि खाना जो सॉलिड फॉर्म यानी ठोस रूप में खाया होता है, वह पानी की तरह पतला होकर ठीक से पच जाए। खाने के तुरंत बाद अगर इंटरकोर्स यानी संभोग क्रिया करने से पति और पत्नी दोनों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी पेट की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जो रक्त पाचन तंत्र के लिए चाहिए वह अन्य कार्यों के लिए उपयोगी किया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला नियम है कि बुखार में या बुखार आने के कुछ दिनों तक लीवर एवं गॉल ब्लैडर बिगड़ी रहती है या ठीक से काम नहीं करते हैं, तो उस समय में मैथुन करने से
शरीर में कमजोरी आ जाएगी और फीवर भी बढ़ सकता है। अगला है, गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार की गोलियां नहीं खानी चाहिए, जैसे पेन किलर है, एंटीबायोटिक्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, या अन्य किसी अन्य बीमारी के लिए स्टेरॉइड इत्यादि। क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि पहले तो इन गोलियों का असर माँ के लीवर और किडनी पर पड़ता है। प्रेगनेंसी के समय में माँ जो भी खाएगी उसका असर अंत में बच्चे पर भी पड़ेगा। तो इन गोलियों के कारण बच्चे को जन्म के बाद जॉन्डिस यानी पीलिया हो सकता है, या इनके दुष्प्रभाव से बच्चे के ब्रेन, किडनी या थायराइड ग्लैंड पर असर पड़ सकता है। सो गुरुजी विश्वास के साथ कहते हैं कि मंदबुद्धि बच्चे पैदा होने का एक मुख्य कारण इन गोलियों का दुष्प्रभाव भी है। कुछ अन्य सुझाव या नियम के तौर पर हैं जिनको हम अपने दिनचर्या में अपना सकते हैं, जो कई गंभीर समस्याओं से हमें बचा सकते हैं। तो उनमें पहला है, आँखों के बाजू में 2 छोटे छेद होती हैं जिन्हें लैक्रिमल डक्ट कहते हैं, जिनसे आंसू वगैरह निकलते हैं। तो रोज़ नहाते समय इनको 30 बार धीमे-धीमे सहलाने से आंसू का संचार एवं आँख के लेंस के अंदर का प्रेशर ठीक प्रकार से होगा। एवं ग्लाउकोमा या मोतिया से बचाया जा सकता है। ग्लूकोमा आने के बाद भी इस उपचार से कई पेशेंट लाभ उठा चुके हैं। जिन्हें आँखों से लगातार पानी निकलता रहे, उनके लिए भी ये उत्तम उपचार है। दूसरा है, वीरासन में ध्यान लगाने से कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाती है, जिससे मेमोरी यानी याददाश्त बढ़ जाती है। बच्चों को पढ़ाई में बहुत लाभ होता है और हरि यानी ईश्वर को पाने के लिए अच्छा है। जिनको फिट्स आती हैं उन्हें अपने एलिमेंट्री उपचार के अलावा यह आसन सिखा देने से बहुत लाभ होगा। तीसरा नियम है, कुछ लोग दरवाजे पर बाहर के लोगों के लिए म्यूजिकल बेल यानी संगीत बजाने वाली घंटियां लगवाते हैं। सुबह सोए पड़े अगर दूध वाले ने यह घंटी बजा दी तो तपाक से उठने पर कुछ लोगों के कान में अपने आप घंटियां बजने लगती हैं, क्योंकि उस बेल की आवाज़ बहुत तीव्र होती है। इससे वर्टिगो यानी चक्कर भी आ सकते हैं। इसीलिए घरों में कम आवाज़ वाला बजर ही लगाना चाहिए, ना कि म्यूजिकल बेल। अगला है सुझाव, कानों के अंदर एक बैक्स बनता है जिससे कान की रक्षा होती है। सो कानों से मैल नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आप निकालते जाएंगे और शरीर बनाते जाएगा। कानों में तेल का बूंद टपकाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कान के पर्दे के छिद्र या ईयर ड्रम को नुकसान या हानि हो सकती है। वह छिद्र बंद हो सकता है, जिससे सुनना कम हो जाता है। परंतु आप तेल को कापुस यानी रुई कॉटन से हल्के से लगा सकते हैं। अगला सुझाव है, एंटीबायोटिक की दवाइयाँ खाने से या चाय, कॉफ़ी, सिगरेट इत्यादि से जिनमें कैफीन या निकोटीन होता है, उससे कान की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे सुनना बंद हो सकता है। इसके अलावा ये दवाइयाँ शरीर में विटामिन के बनाने वाले हितकारी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो तो रक्त का क्लॉटिंग नहीं होगा। सो शरीर में कहीं भी किसी कारण से रक्त बहने लगे तो हेमरेज
वह बंद ही नहीं होगा। औरतों में यह प्रॉब्लम हो तो उनके मेंसेस जो 4 दिन के बाद बंद होनी चाहिए, वे बंद ही नहीं होंगे, जिससे रक्त की कमी के कारण कमजोरी, चक्कर आना या अन्य बीमारियां आ जाएंगी। अगला सुझाव है, कान के पीछे 3 नलिकाएं होती हैं जिन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। इनमें एक पानी जैसा तरल फ्लूइड भरा रहता है। जो हमारे शरीर का इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस या शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगर हम उठते समय तपाक से यानी जल्दी से उठें तो उनमें से किसी में से पानी बाहर निकल जाने से बहुत चक्कर आ सकते हैं, जिसे वर्टिगो का नाम दिया जाता है। सो उठते समय हरि का ध्यान करते हुए पलंग पर कम से कम 30 सेकंड बैठकर फिर उठना बेहतर है। अगला सुझाव है, कानों के छिद्र को चारों दिशाओं से अंदर से बाहर की तरफ एक एक बार दबाने से कान खुल जाते हैं, और अगर 3-3 बार चारों दिशाओं में दबाया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी कम हो जाती है। और रोज नहाने के बाद ऐसा करने से बीपी कभी बढ़ेगी नहीं, यह तजुर्बे की बात है। तो इसे आप सभी लोग जो हैं, ऐसे पेशेंट जो हाई बीपी से परेशान हैं, उनको यह अवश्य सिखाएं। इसमें 3-3 बार चारों दिशाओं में दबाया जाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरीके से। अगला सुझाव है, सर्दी होने पर नाक को बहुत ज़ोर से या ज़्यादा साफ नहीं करना चाहिए। अगर साफ करना हो तो दोनों नासिकाओं को खुला रखकर ही साफ करना चाहिए। कारण, अगर नाक बंद हो और आप एक को बंद रखकर दूसरे से जोर से हवा निकालने की कोशिश करें तो जो म्यूकस या कचरा है वह कान की नाड़ी के अंदर घुस जाएगा, जिससे सुनना बंद हो जाएगा या कम सुनने लगेगा। अगला सुझाव, अगर नाक से पानी बह रहा हो तो 10 मिनट तक बाईं करवट में लेटने से सूर्य नाड़ी चलने लगेगी और नाक से पानी का निकलना बंद हो जाएगा। जिनको सुबह सुबह ठंडी या एलर्जी के कारण ऐसा होता है, उन्हें सोए पड़े उठते समय 10 मिनट तक बाईं करवट में सोकर बाद में उठने की आदत बना लें तो कुछ ही दिनों के अंदर इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। अगला सुझाव है, क्रैम्प्स यानी ऐंठन आने पर दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर चुटकी बजाने से क्रैम्प्स निकल जाते हैं। यह अनुभव की बात है। वैसे ही उबासी आने पर मुंह के सामने चुटकी बजाने पर मुंह का खुले का खुला रहना या जौ यानी जबड़े का अटक जाना इत्यादि नहीं होगा। अगला सुझाव है, हर बार जब हेयर डाई यानी बालों के रंग बदलने के लिए डाई का उपयोग करते हैं तो चाहे वह मेहंदी से बना हो या अन्य हो, उसका केमिकल त्वचा के छेदों द्वारा रक्त में प्रवेश करता है और कम से कम
40 दिन तक पेशाब में आता रहता है। इस डाई से एक प्रकार का कैंसर भी आ सकता है। इसकी फिजियोलॉजी अगर हम समझें तो रक्त का सारा कचरा तो किडनीज को ही बाहर निकालना पड़ता है और डाई पेशाब में आता है। इसका मतलब किडनीज को अपने नॉर्मल कार्य के अलावा 40 दिन तक इस डाई को निकालने का एक्स्ट्रा यानी फालतू काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जरा सोचें कि जो लोग कई सालों से हर महीने या बार बार डाई का उपयोग करते हैं, उनकी किडनीज को कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर भी किडनीज कमज़ोर क्यों ना हो? अगर किडनीज कमज़ोर हो जाएं तो कैंसर या अन्य बीमारियां, अन्य बड़ी बीमारियां क्यों नहीं आएंगी? ठीक है। अगली सुझाव है, पैर के अंगूठे और प्रथम उंगली के बीच में एक नाड़ी होती है, जो अगर दब जाए तो विषय भोग यानी वासना पूर्ति की भावना दब जाती है या समाप्त हो जाती है। इसीलिए ही साधु लोग अंगूठे वाली खड़ाऊ पहनते थे, जिससे वह नाड़ी दब जाती थी तो ऐसे भावना नहीं आते थे। गायत्री मंत्र में 24 अंक का है, 24 शब्दों का। कहा जाता है कि इसके शुद्ध उच्चारण करने से हमारे शरीर के 24 बाल्व, 24 बड़ी नाड़ियां तथा 24 छोटी नाड़ियां जो हैं वह सब खुल जाएंगी। अगला सुझाव है, डिलीवरी के समय अंधेरे और गर्म कमरे में ही प्रसव होना चाहिए, ताकि औरत के शरीर से बहुत पसीना निकले, जिससे उसके शरीर के टॉक्सिन्स यानी अनावश्यक विषैली चीज निकल जाएंगे, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभदायक है। पहले ज़माने में डिलीवरी के समय या प्रसव के समय कमरे में एक अंगीठी रखी जाती थी, ताकि गर्मी के कारण औरत को बहुत पसीना आए। आजकल एसी रूम में डिलीवरी की जाती है, जो बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए खराब है। प्रसव के दर्द के समय शरीर से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं, जो यूट्रस को सिकुड़ने के लिए उकसाते हैं। लेकिन प्रसव का दर्द मानसिक कारणों से ज़्यादा महसूस होता है। दर्द आने का मुख्य कारण यह है कि उस समय औरत अपनी यूट्रस के मसल्स को बहुत टाइट यानी कड़क कर लेती है, क्योंकि उसके माँ ने उसे बचपन से ही डराया हुआ होता है कि बच्चा पैदा करके तो देख, तो दर्द क्या होता है पता चलेगा। हमारे उपचार से डिलीवरी आसान होगी। तो न्यूरोथेरेपी में भी एक उपचार है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, वो पॉइंट देने से डिलीवरी आसानी से हो जाती है। प्रसव के दौरान और बाद में भी हर औरत के बदन से खास किस्म की बू निकलती है, जो कुदरत ने इसलिए बनाया है कि उसका पति उस स्मेल यानी बास के कारण उससे दूर रहे और उसे ना छेड़े। लेकिन उस औरत की माँ को उस बास का पता नहीं चलता है और ना ही उसे वह खराब लगता है। दूध पिलाते समय बच्चे के हाथ को खोल देना चाहिए, ताकि वह माँ के स्तन के साथ खेले। ऐसे करने से ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बनेगा और दूध ज़्यादा निकलेगा। ऐसी औरतों को एक ही समय में ज़्यादा पानी पीने की बजाय दिन में अनेक बार कम मात्रा में पानी पीना चाहिए। कैल्शियम के लिए इन्हें दूध भी पीना चाहिए। अगला है, बच्चे को हमेशा दोनों हाथों से उठाना चाहिए। किसी भी एक हाथ से उठाने से या तो अपचन, कब्जी, अन्यथा लूज मोशन इत्यादि हो सकते हैं।
बच्चों के जब दांत निकलते हैं तब फीवर या लूज मोशन इत्यादि हो सकते हैं। तो उस समय उसे 50% दूध और 50% साबूदाने का पानी पिलाना चाहिए। इससे दस्त आना बंद हो जाएगा और दस्त से शरीर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन फीवर 2 दिन तक रह सकता है, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये थे स्वस्थ जीवन जीने के नियम पार्ट 2, जिसमें हमने शेष नियम की चर्चा की। इसमें गुरुजी ने अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया, जीवन में सीखा, वह आपके सामने रखे, जिनको अपनाने से एक सामान्य व्यक्ति और हम आप सभी जो है स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली चर्चा में, अगले नए विषय के साथ।